आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 2 पेज नंबर 150। अनुच्छेद 358 केवल भाष आपातकाल जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 भाष तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि अथवा अल्पावधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में एक समानता भी है। वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्ति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, उनको नहीं जो आपातकाल संबंधित नहीं हैं। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों को भी दोनों अनुच्छेद संरक्षण देते हैं। अब तक की गई ऐसी घोषणाएं। इस प्रकार के आपातकाल अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 362 में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था और यह जनवरी 1968 तक जारी रहा। 1962 से 1968 तक। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पंजाब के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। दूसरी तथा तीसरी दोनों ही आपातकालीन घोषणाएं मार्च 1977 में समाप्त की गई। पहली 2 आपातकाल घोषणाएं 1962 और 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपातकाल घोषणा 1975 आंतरिक उपद्रव के आधार पर थी। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारियों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई और जनता दल सत्ता में आया। इस सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया, अतः 44वां संशोधन 1978 में लाया गया, जिसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय किए गए। राष्ट्रपति शासन। आरोपण का आधार। अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 56 में ही उल्लिखित है तथा दूसरा अनुच्छेद 365 में। पहला,
अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्य ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक के 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। अतः इसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब तक बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां पूरी हों। 1. यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तथा चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। 1. वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो तब संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं। और जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून
राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं और वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, सत्र, शक्तियाँ और कार्य प्रभावी रहती हैं। राष्ट्रपति आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की तुलना निम्न तालिका में है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग। वर्ष 1950 से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में एक अथवा दो अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। जब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सन 1992 में बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल व राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे। बोम्मई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक व 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्र को उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि वह राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसमें ये सभी शक्तियां निहित हैं, प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। हालांकि अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जिसे संविधान का मृत पत्र माना गया वही राज्य सरकारों व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य HV कामत ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जो अब जीवित नहीं है परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित है। न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। बोम्मई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए।
राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाए। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त हैं, अपितु यह देखता है कि कार्य तर्कसम्मत है अथवा नहीं। यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक ऐसी कोई घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती है, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह न हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं। इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले। सरकारीय आयोग की केंद्र राज्य संबंधों 1988 पर आधारित रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय का बोमई मामले 1994 में वे परिस्थितियां उल्लिखित हैं जहां अनुच्छेद 356 का उचित व अनुचित रूप से प्रयोग किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा। जब आम चुनावों के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा त्रिशंकु विधानसभा हो। जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो। जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने के इच्छुक न हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में न हो। यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, जहां आंतरिक उच्छेदन हो। उदाहरण के लिए, सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े। भौतिक विखंडन, जहां सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से सरकार इनकार कर दे जो राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित है। जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे। जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले एवं मंत्रिपरिषद को संसद में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दे। जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनावों में भारी हार का सामना करे, जैसा कि 1977 तथा 1980 में हुआ था। आंतरिक गड़बड़ी, जिससे कोई आंतरिक उच्छेदना अथवा भौतिक विघटन गड़बड़ी न हो। राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट, जहां राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हों। जहां सत्ताधारी दल के अंदर ही परेशानियों के सुलझाने के लिए अथवा किसी के बाह्य अथवा असंगत उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाए।
वित्तीय आपातकाल। उद्घोषणा का आधार। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलनी अनिवार्य है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 माह के अंदर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे वापस न लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। 1, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और 2, इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपात की प्रवृत्ति घटनाएं निम्न प्रकार हैं। 1, केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने को निर्देशित कर सकता है अथवा किसी भी राज्य के लिए ऐसे अन्य निर्देश जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। 2, ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों में कटौती। राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रखना। राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों को, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य H.N. कोरुंज ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों की व्याख्या करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी। इसे अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों को पीछे छोड़ा। अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है, यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संसर्ग की निम्न आधार पर आलोचना की। संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्रीय सर्वशक्तिमान बन जाएगा। राज्यों की शक्तियां पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में आ जाएंगी।
राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। अतः एच.वी. कामत ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है। इसके लिए हम पिछले दशकों में लड़ते रहे। एक राज्य जहां सैकड़ों मासूम महिलाएं एवं पुरुषों के स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संयम में रहेंगे। एक राज्य जहां कहीं शांति होगी जो वह कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी। यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में कोई नहीं साम्य है। के.टी. शाह ने इनकी व्याख्या इस प्रकार दी है। प्रकृति, प्रतिक्रिया और पतन का एक अध्याय। मैंने पाया जो किसी ने नहीं कहा, परंतु दो विचारधाराएं इस अध्याय के संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित एवं प्रभावित करती हैं। 1. केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति से सुसज्जित करना तथा सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना। टी.टी. कृष्णामाचारी ने भय प्रकट किया कि इन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे। एच.एन. कुरुंज ने कहा, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि संविधान सभा में इन प्रावधानों के समर्थक भी थे। अतः सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इन्हें संविधान की जीवन साथी बताया। महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया कि ये सुरक्षा वोल्व की तरह कार्य करेंगे तथा संविधान की रक्षा में सहायता करेंगे। जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावना को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं कर सकता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्य के लिए इनके प्रयोग की संभावना है। यहाँ अध्याय 17 और भाग 2 समाप्त होता है।